नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं। झूरी किसान के पास दो बैल थे। बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पच्छई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों से साथ साथ रहते रहते इनमें भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में बात किया करते थे। एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाते हम नहीं कह सकते। अवश्य ही इनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला के चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पे रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लेते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते और साथ ही नांद में मुंह डालते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार दोनों बैलों को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। झूरी के साले गया को बैलों को अपने घर तक ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम करवा लेते। हमें तो तुम्हारी ही चाकरी में मरना था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो खिलाया वह सिर झुका के खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था वह आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगैया तुड़ा लिए और घर की तरफ चले। पगैया बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल इनको तुड़ा सकता है, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां तुड़वा ली। झूरी प्रातःकाल सो के उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पे खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गरवार लटक रहा है। घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होगी, पर थी महत्वपूर्ण। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र तो मिलना ही चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से
दोनों अकेले ही चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, वे उस जमाने के आदमी ही हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी में साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल भुन गई। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन भी वहाँ काम न किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आपेक्ष न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सब पानी पे पिला पिला के ही काम चलाते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को नहीं सहलाते, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतना भी जानते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को ताकीद दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा ही दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली मिला क्यों नहीं देते? मालकिन मुझे मार डालेगी। चुरा के डाल दे। ना दादा, पीछे से आप ही मालकिन को बता दोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी से जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सी से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा दिया। अपने दोनों बैलों को उसने खली चूना सब दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिकार पे ही दोनों उड़ने लगते थे। यह मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंख न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम ही खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाए। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट के बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ में ही न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है भाई। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो उसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथ में बड़ी बड़ी लाठियाँ थी। मोती बोला, कहो तो मजा चखा दूँ। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझा, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलटकर जवाब देता। उसके तेवर देखकर गया और उसका सहायक समझ गए थे कि इस वक्त टालना ही ठीक है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा आया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए हुए निकली और दोनों के मुंह में दे के चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की बहरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जोते डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला देती। प्रेम के इस प्रसाद की वह बरकत थी कि दोनों
दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दुर्बल न हुए थे, मगर दोनों की आंखों में और रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता। हीरा, क्या करना चाहते हो? एक हाथ को सींग मारकर उठा के फेंक दूं? लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालकिन को फेंक दूं? वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पे सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, आज रस्सी तुड़वा कर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक रस झटके में ही टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ही ना आती थी। बेचारे बार बार जोड़ लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे को सहलाया और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार ही डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दो। उसने गराव को खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पे संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भाग गए। गया ने पीछा किया, वे और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेकर लौटे। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ही ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ही नहीं। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करें भाई? हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहासा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे। रह रह के आहट लेते कि कोई आ तो नहीं रहा। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। तभी कोई सांड उनकी तरफ दौड़ा आ रहा था। दोनों ने उसकी तरफ देखा। दोनों मित्र बगले झांकने लगे। सांड क्या, पूरा हाथी है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़े तो भी जान नहीं बचेगी। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान कैसे बचेगी? कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती तो सुनेगा नहीं। भाग क्यों न चले? भागना कायरता है तो फिर यही मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचेंगे। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। जो ही मेरी ओर झपटे, तुम बगल में उसके पेट में सींग घुसा देना। जान जोखिम में है, पर दूसरा कोई उपाय भी नहीं। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपक पड़े। सांड को संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से ही मल्लयुद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पे झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था
कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे ये अवसर ही न देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देना चाहता था, तो मोती ने बगल में आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध के मारे पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग भोंक दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। अब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए को क्या मारना, ये सब ढोंग है। बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे ये सोचो, पहले कुछ खा तो लें, फिर सोचते हैं। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता था, पर उसने एक न सुनी। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए हुए दौड़ते दौड़ते आए और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंस गए, न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट आया, फंसेंगे तो दोनों साथ फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबक मिला। सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ ही में न आता था ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया भी कुछ तो अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर नहीं आता दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति मिलती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो रहा नहीं जाता भाई। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण ही निकलेंगे। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालो। आओ दीवार ही तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ न होगा। बस इसी बूते पर अड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा के पूरा जोर लगाया तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस और बढ़ा। उसने दौड़कर दीवार पर एक और चोट मारी, थोड़ी मिट्टी और गिर गई। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेके जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का ये उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते पर जोर तो मार ही लिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन और पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई बंद यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान ही नहीं है। 2-4 दिन और यही हालत रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा तो लो, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी और गिरी। फिर मोती की भी हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगा लगा के इस तरह जोर जोर से मारने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ाई कर रहा हो। आखिर कई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से एक और धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी।
दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर सचेत हो उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भागते? गधे ने कहा, जो कहीं पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भाग जाओ। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें, और मोती अपने मित्र की मोटी सी रस्सी को तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम भी जाओ भाई, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कभी भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाके कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, उसके लिए अगर मुझ पर मार भी पड़े तो कोई बात नहीं। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार के बाड़े से बाहर भगा दिया और तब अपने बंधु के पास आकर बैठ गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में खलबली सी मच गई। इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण तक न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठ तक न सकते थे। एक दिन बाड़े के सामने डुगडुगी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्रों को बाहर निकालकर उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों को देखा। उसका चेहरा देखकर दोनों मित्र समझ गए कि वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है। इस विषय में अब कोई संदेह नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक ही भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना और जीना दोनों बराबर है। चलो, अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, हड्डी, सींग सब किसी न किसी के काम आ जाएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चल पड़े। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे और भय के मारे गिरते पड़ते भागते जाते, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर खूब जोर से डंडा मारता था। राह में गाय बैल का रेवड़ हारे में चढ़ता हुआ नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, कितने चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधिक के हाथों पड़े हुए कितने दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ, ये परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते तो हम लोग गए थे। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। हाय, ये लो, अपना ही खेत आ गया। इसी कुएं पर तो हम हल चलाने आते थे। हाँ, अपना ही कुआं है।
मोती ने कहा। हमारा घर नज़दीक आ गया भाई, हीरा बोला। भगवान की दया है, तो अब घर भाग चलें। ये जाने देगा, मैं इसे मार गिराऊंगा। नहीं नहीं, दौड़कर अपने थान पे चलते हैं, वहाँ से हम आगे ही न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति उछलते कूदते घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता हुआ चला आया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और बारी बारी से दोनों को गले लगाया। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाटता दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम करवा के लाया हूँ। मैं तो समझता हूँ चुरा के लाए हो। चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो ही बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। कर दो, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पे खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ने जाने लगा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने तक वह रुका ही नहीं। फिर वहीं खड़ा खड़ा देखता रहा कि दड़ियल वापस आता है या जाता है। पर दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूरमा की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते और बड़े खुश होते थे। जब दड़ियल हार के चला गया तो मोती अकड़ता हुआ वापस गांव को लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में उसे मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं ज़रूर मारता। अब ना आएगा। आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देख लूँगा कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे तो मर जाऊँगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे होते हैं। जरा देर में नांद में खली और भूसा, चोकर, दाना सब भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों का माथा चूमा। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।